गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बात करेंगे, अगले टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने आपको एसेंट्रिक लोड के बारे में बताया था और एसेंट्रिक लोड में मैंने आपको डिस्कस किया था। एसेंट्रिक लोड बाबू वैसा लोड है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि अगर कोई भी लोड अगर किसी भी कॉलम या मेंबर के एक्सिस से होकर ना गुजरे, एक्सिस से अलग लगे, है ना, तो उस तरह के लोड को हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट्रिक लोड बोलते थे। ठीक है, मतलब सीधा सा कहने का ये मेरा हो गया कि अगर लोड आपका एक्सिस से होकर ना पास करेगा, एक्सिस से अलग पास करेगा, वैसा लोड आपका एसेंट्रिक लोड होगा। अब हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हम लोग बात करेंगे कि एसेंट्रिक लोड का इफेक्ट क्या क्या होता है कॉलम के ऊपर। तो मैंने आपको बोला था कि एसेंट्रिक लोड का इफेक्ट ये है कि एसेंट्रिक लोड के कारण ही किसी भी कॉलम में या किसी भी मेंबर में आपका बेंडिंग एक्शन डेवलप होता है। वो उसी के कारण बेंड करता है और बेंडिंग के कारण उसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है और उसी बेंडिंग स्ट्रेस को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसेंट्रिक लोड का इफेक्ट क्या क्या होता है। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक है डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस का। अगला टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ एसेंट्रिक लोड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके सामने 4 डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम नंबर आपका 1 है, ठीक है, ये डायग्राम नंबर आपका 1 है, ये आपका डायग्राम नंबर 2 है, ये आपका डायग्राम नंबर 3 है और ये आपका डायग्राम नंबर 4 है। ओके, तो डायग्राम नंबर 1 में आपका क्या है, डायग्राम नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि जो मैंने लोड लगाया, ये आपका कॉलम है और ये कॉलम का ये एक्सिस है और ये एक्सिस से यहाँ पे लोड नहीं, ये एक्सिस से होकर लोड आपका नहीं पास कर रहा है, ये एक्सिस से दूर है ना। और आपको बताया गया है कि एक्सिस और यहाँ पे जहाँ पे लोड लग रहा है उन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलते हैं और इसी कारण से इसका नाम आपका क्या पड़ गया, एसेंट्रिक लोड। दूसरा नंबर फिगर में आप देखिए कि जब यहाँ पे आपका लोड नहीं लग रहा है तो इसको हम ऐसे भी दूसरे वे में दिखा सकते हैं कि जब आपका लोड नहीं लग रहा है तो इस एक्सिस के ऊपर मैंने एक लोड ऊपर से लगाया और एक लोड नीचे से लगाया, जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। ये आपका नीचे, ये आपका ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है और ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो दोनों का इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये इसके सिमिलर हो गया, है ना। इसी डायग्राम को हम इस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं कि ये तीसरे और चौथे नंबर डायग्राम पे आप आ जाइए कि ये जो लोड P है इसको सेपरेटली हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं और ये आपका इस एक्सिस के ऊपर जा रहा है। तो जब ये लोड एक्सिस के ऊपर जाएगा, तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी लोड अगर आपका एक्सिस से होकर पास करेगा तो वो लोड डायरेक्ट लोड कहलाता है और उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली ये जो लोड है मेरा, ये वाला जो लोड है, जो P लोड है, ये आपका एक्सिस से होके पास कर रहा है और ये एक्सिस से होके पास कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो मेरा P हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, मेरा डायरेक्ट लोड हो जाएगा। तो जब ये डायरेक्ट लोड हो जाएगा तो डायरेक्ट लोड के कारण आपका क्या डेवलप करेगा, डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप करेगा, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो P जो यहाँ से ये इससे इसके बीच की दूरी है E और ये समथिंग दूरी पे यहाँ से लग रहा है, तो ये समथिंग दूरी पे यहाँ से यहाँ लग रहा है चौथे नंबर फिगर में। तो ये आपका एक्सिस से यहाँ तक के यहाँ के बीच की दूरी आपका ही है और ये सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर नहीं, ये सेंटर से दूर लग रहा है। अब ये जो P है जस्ट इसके ऊपर में लग रहा है, लेकिन ये ऊपर में लग रहा है बट ये एक्सिस के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये देखो, ये और ये दोनों लोड जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम है। हम मान के चल रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम है, तो ये इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसके कारण इस सिस्टम में क्या जनरेट कर जाएगा, आपको पता है इक्वल बट अपोजिट फोर्स रहेगा तो वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, कपल हो जाएगा। और इस कपल के कारण इस मेंबर में क्या डेवलप हो जाएगा, मोमेंट बोलो या आप बोल सकते हैं बेंडिंग मोमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें बेंडिंग एक्शन या बेंडिंग मोमेंट आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा, है ना, जिसके कारण ये क्या करेगा, ये कॉलम जो है ये घूमना, मतलब ये कॉलम बेंड करना शुरू करेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जब ये बेंड करना शुरू किया तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बेंड कर रहा है। तो जब ये बेंड करेगा तो यहाँ पे स्ट्रेस जो डेवलप हो जाएगा बेंड के कारण, वो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसको हम लोग सिग्मा बी से इंडिकेट करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो ये बातें फिर से मैं क्लियर कर दूं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए, ये आपका एसेंट्रिक लोड है,
यहाँ पे कोई लोड लग नहीं रहा है, तो इस डायग्राम को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आपका लोड और यहाँ पे आपका लोड दोनों को मिलकर इफेक्ट खत्म हो गया है ना। ये P को मैंने सेपरेटली यहाँ पे इंडिकेट किया और ये एक्सिस के ऊपर लग रहा है, तो कोई भी लोड अगर आपका एक्सिस के ऊपर लगेगा तो वो डायरेक्ट लोड होगा और वो स्ट्रेस क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका सर्टेन दूरी पे जो लोड लग रहा है एक्सिस से नहीं पास होकर जा रहा है, तो यही एसेंट्रिक लोड है, तो यहाँ से ये एसेंट्रिक लोड लगा। और ये नीचे से लोड ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नीचे से लोड मैंने एक्सिस के ऊपर की तरफ लगाया है ना। तो ये दोनों मिलके, ये लोड और ये लोड मिलके क्या जनरेट करेगा, कपल जनरेट करेगा, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि ये जो मेरा लोड है और ये जो मेरा लोड है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन आपका क्या है, अपोजिट है, जिसके कारण कपल डेवलप करेगा। और जब ये कपल डेवलप करेगा तो आफ्टर डेवलपिंग कपल आपका क्या जनरेट हो जाएगा उस सिस्टम में, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग एक्शन डेवलप हो जाएगा। तो बेंडिंग एक्शन होगा तो इसका जो मुड़ने का टेंडेंसी होगा ये मुड़ना शुरू कर देगा। जब ये मुड़ना शुरू करेगा तो मुड़ने के बाद आफ्टर बेंडिंग एक्शन इसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा और ये बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, हम लोग फिगर थर्ड से आ रहे हैं, फ्रॉम फिगर थर्ड से अगर आप आइएगा, फ्रॉम फिगर नंबर थर्ड से आप आएंगे तो फिगर नंबर थर्ड में क्या डेवलप हो रहा है ना। फिगर नंबर थर्ड में आपका डेवलप हो रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस। क्यों डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस हो रहा है, क्यों कारण कि यहाँ पे बिकॉज द लोड P acting on the centroidal axis of the member। ठीक है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर लग रहा है, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा डी से लिखते हैं, और ये सिग्मा डी बराबर सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, P बाई ए। तो डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट, है ना। जब ये डायरेक्ट स्ट्रेस मेरा निकल गया तो हम लोग सिंपल, अब लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग फ्लेक्सुरल फार्मूला लगाएंगे या बेंडिंग फार्मूला लगाएंगे। तो आपको पता है एज वी नो दैट, ठीक है, फ्रॉम फ्लेक्सुरल फार्मूला या उसी को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग फार्मूला। ये बेंडिंग फार्मूला क्या होता है, M बाई आई इज इक्वल टू होता है सिग्मा B बाई वाई बराबर E बाई आर होता है ना। तो हम यहाँ से E बाई आर को नहीं कंसीडर करेंगे, कारण कि हमको यहाँ यंग्स मॉडुलस और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात नहीं करनी। हमको यहाँ पे ये टर्म हमको कंसीडर करके चलना है, M बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा B बाई वाई, जहाँ पे M आपका बेंडिंग मोमेंट है, I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिग्मा B आपका बेंडिंग स्ट्रेस और Y आपका डिस्टेंस वेयर मैक्सिमम बेंडिंग अकर, है ना, जहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये इस फार्मूला से, इस इक्वेशन से हम लोग सिग्मा B के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा B के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। तो सिग्मा B का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको करना क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। तो सिग्मा B का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये सिग्मा B इज इक्वल टू, बाबू हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा B इज इक्वल टू MY बटा I, है ना। तो ये MY बटा I लिख सकते हैं। तो सिग्मा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M बाई IY, है ना। और आपको पता है कि I बाई Y इज इक्वल टू होता है Z, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। ये सॉम में पढ़ाया गया होगा, सेक्शन मॉडुलस, जो हर एक सेक्शन के लिए इसका वैल्यू आपका क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा B इज इक्वल टू M बाई Z, है ना। तो ये M क्या है आपका, मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट है। तो यहाँ से हम लोग मोमेंट के वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, फिगर से देखिए। तो मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स P। तो फोर्स P और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, E। तो हम लोग यहाँ से मोमेंट के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो M बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू E हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो नेक्स्ट फार्मूला बन के आएगा बेंडिंग स्ट्रेस का, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला आपका बन के आ जाएगा। आपके पास क्या है, सिग्मा B इज इक्वल टू है M बटा Z, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा B इज इक्वल टू P इंटू E बटा Z, है ना। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं M
इंटू वाई बाई आई, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं P इंटू ई इंटू वाई बटा जेड, लिख सकते हैं, है ना। कारण है कि P इंटू ई मोमेंट होता है, तो P इंटू ई मोमेंट हो गया, तो इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, और ये जेड बराबर, तो ये जेड बराबर आई बाई वाई, तो ये इतना के टर्म में भी हम लोग इसको सब सेपरेट करके अलग अलग मैंने इसमें ब्रेक करके आपके सामने लिखा। तो ये इफेक्ट है क्या, ये इफेक्ट होगा आपका डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए, कि जब एसेंट्रिक लोड लगेगा तो आखिर हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला जो हो जाएगा सिग्मा डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा डी इज इक्वल टू पी बाई ए हो जाएगा, और सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बी का फॉर्मूला आपके सामने ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला के मदद से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये फार्मूला। और भी बातें हम लोग इसमें करेंगे, इफेक्ट ऑफ एसेंट्रिक लोड का ही है, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए बताया था कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया कि डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, P बाई ए हो जाएगा, और बेंडिंग स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस बराबर आपका M बाई जेड हो जाएगा, और उसी M को कहते हैं क्या, मैंने आपको बताया है M बराबर P इंटू ई हो जाएगा, P इंटू ई इंटू वाई बाई आई हो जाएगा। ऐसे करके मैंने आपको कैलकुलेट करने का पूरा फंडा बताया। अब हम लोग जो बात करेंगे कि जो स्ट्रेस हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो कॉलम के किस सेक्शन पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा और कॉलम के किस सेक्शन पे आपका मिनिमम स्ट्रेस होगा। तो इसके लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई है, साइन कन्वेंशन के तौर पे आप उसको याद रखेंगे। मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी इस चैप्टर में आप आइएगा तो जो कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव जो होगा उसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करके चलेंगे, और जो टेंसाइल होगा, टेंसाइल जो होगा, टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और इसको हम लोग क्या निगेटिव कंसीडर करेंगे। ये आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं एज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं, साइन कन्वेंशन पे आप इसको रख सकते हैं दिमाग में, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब थोड़ा इस डायग्राम पे आप फोकस करेंगे, डायग्राम को थोड़ा अच्छे से और बहुत बारीकी से समझेंगे कि ये बोल क्या रहा है। तो डायग्राम थोड़ा आप देखिएगा, तो डायग्राम में ये क्या बोलता है कि ये आपका एक कॉलम है, ठीक है, और इस कॉलम के ऊपर आपका इस पॉइंट पे एक लोड लग रहा है P, जो कि कैसा है, एसेंट्रिक लोड है, ठीक है। जब ये सेंट्रिक लोड लगेगा तो इसमें टेंडेंसी इसका ऐसे मुड़ने का हो जाएगा। ये ऑलरेडी लोड वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि कैसे ये मुड़ेगा। जैसे सिंपली देखिए, ये ऐसे है तो ये इसका टेंडेंसी होगा ऐसे जाने का, जब हम सेंटर पे लोड नहीं लगाएंगे, सेंटर से अलग लगाएंगे, ठीक है। तो जब ये ऐसे मुड़ेगा तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो पोर्शन यहाँ पे है और एक पोर्शन यहाँ पे है, तो ये जो P है, ये CD पॉइंट के काफ़ी क्लोजर है। कहने का मतलब कि अगर हम ये CD पॉइंट, ये अगर ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा तो इस फेस के ये जो फेस आप देख रहे हैं, ये वाला जो फेस है, इस फेस के काफ़ी क्लोजर है। तो काफ़ी क्लोजर होने के कारण ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका ज़्यादा बेंडिंग होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, और ये लोड ज़्यादा पड़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा, कंप्रेसिव नेचर का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो इसी पॉइंट पे ये क्या होगा, दबना, जब मैक्सिमम से मैक्सिमम दबना शुरू करेगा। अगर यही लोड इधर ना लग के इधर लग जाता तो ये आपका कहाँ हो जाता, ये ऐसे मुड़ता, और ये पोर्शन पे आपका ज़्यादा कंप्रेशन फील होता, कंप्रेशन हम महसूस कर पाते। तो अब ये जब ये ऐसे मुड़ के गया, ठीक है, तो ये जो मैं टॉप का इसका सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, हम उसको रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ये टॉप व्यू जब हम ऊपर से देख रहे हैं, तो टॉप व्यू से देखें तो ये एक रेक्टेंगल बना, ठीक है। तो रेक्टेंगल जब ये बना तो रेक्टेंगल का एक फेस AB है ये, और ये CD है, ABCD, इसको मैंने कंसीडर किया। एक फेस AB, एक फेस BC, एक फेस DC, एक फेस AD है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जब ये ऐसे कंप्रेस होके जब ये इधर से टेंडेंसी होगा इसका इधर मुड़ने का, तो ये CD फेस पे आपका स्ट्रेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो AB फेस होगा, इस AB फेस पे आपका स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पे AB पे आपका मिनिमम स्ट्रेस होगा और CD पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। कारण कि अगर इसी लोड को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, 1 मिनट के लिए आप समझ के चलिए इसको, कि अगर ये लोड को हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं, और ये लोड आपका यहाँ पे लग गया, ये लोड आपका P यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी E हो गया।
तो ये जो पी लोड है ये फेस सी डी के काफ़ी ज़्यादा क्लोजर है। वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजर होने के कारण ये जो सी डी पोर्सन है, ये सी डी पोर्सन पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। और ये जो ए बी है, ए बी जो है ये लोड पी से ज़्यादा दूरी पे है, इसीलिए ये ए बी पे आपका जो लोड का स्ट्रेस का कंसिडरेशन होगा वो मिनिमम होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि सी डी फेस पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा और ए बी फेस पे आपका मिनिमम स्ट्रेस होगा। और जो स्ट्रेस आपका कंप्रेसिव नेचर का होगा उसको हम एज ए पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे, और जो आपका टेंसाइल नेचर का होगा उसको हम एज ए नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। तो अब यहाँ पे इस फेस पे आपका ज़्यादा है और इस फेस पे आपका कम है। तो मैंने आपको बोला था कि एसेंट्रिक लोड के कारण, ड्यू टू एसेंट्रिक लोड, आपका दोनों तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है। एक आपका डायरेक्ट स्ट्रेस भी डेवलप होता है और एक आपका क्या डेवलप होता है, बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होता है। तो अगर हम टोटल स्ट्रेस निकालें तो टोटल स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस का वैल्यू आपका हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। रीजन इसके पीछे ये है कि आपका एसेंट्रिक लोड के कारण दोनों का दोनों स्ट्रेस डेवलप होता है। कौन कौन स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। तो अगर हम बात करें टोटल स्ट्रेस का, टोटल स्ट्रेस की अगर बात की जाए तो टोटल स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस में आपका हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस क्या, बेंडिंग स्ट्रेस। अगर हम टोटल स्ट्रेस की बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस है ना। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर इतना हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस बराबर। तो यहां से अगर हम सिग्मा टोटल निकालें तो सिग्मा टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे आपका मिनिमम है। कहने का मतलब मेरा ए सी डी फेस पे मैक्सिमम है, ए बी फेस पे मिनिमम है। मैक्सिमम इसलिए है कारण कि ये जो लोड लग रहा है ये लोड आपका इसी पॉइंट पे लग रहा है और दोनों का नेचर आपका कैसा है, कंप्रेसिव है। ठीक है, यहाँ पे हमको बेसिकली कंसीडर करके चलना है बेंडिंग स्ट्रेस का, कि बेंडिंग स्ट्रेस कैसा है। बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे कंप्रेसिव नेचर का है और बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे आप देखिएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस मेरा कैसा है, टेंसाइल नेचर का है, कारण कि यहाँ पे हमको क्या है, टेंसाइल है ना। तो यहाँ पे ये कंप्रेसिव नेचर का है और यहाँ पे ये बेंडिंग स्ट्रेस आपका टेंसाइल नेचर का है। तो जब कंप्रेसिव नेचर का बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा तो उसमें हम लोग प्लस कर देंगे, और जब टेंसाइल नेचर का हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपको बेंडिंग स्ट्रेस को ही मेजरली देख के चलना है। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो यहाँ पे मिल रहा है आपको, बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे कंप्रेसिव नेचर का मिल रहा है और इस फेस पे अगर आइएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस आपको कैसा मिल रहा है, टेंसाइल नेचर का मिल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम आपका इस पोर्शन पे होगा और मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम आपका इस पोर्शन पे होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम फिगर, द stress will be maximum on face DC because eccentric load P is near the face CD, है ना। तो ये इसके नियरर है, तो यहाँ पे आपका सिग्मा मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस तो रहेगा ही, और यहाँ पे जो डायरेक्ट स्ट्रेस तो रहेगा ही, और जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव नेचर का है। सो दैट्स वाई सिग्मा मैक्स विल बी क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स बराबर आपका हो जाएगा आपका क्या, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। ठीक है, अगेन अगर हम आए, अगेन इस बात को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे स्ट्रेस विल बी minimum at face AB because the face AB is away from the
एसेंट्रिक लोड P। देख लो ये इस पोर्शन के क्या है, काफी ज्यादा क्लोजर है, और ये इस पोर्शन के क्या है, दूर है। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस हो जाएगा इस पोर्शन पे आपका क्या मिल जाएगा, इस पोर्शन पे आपका ये मिनिमम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगले में बात की जाए तो यहाँ पे सिग्मा मीन बराबर डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। इसका और निकालने का एक और भी तरीका है कि हमको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह मिलेगा। यहाँ पे भी हमको डायरेक्ट स्ट्रेस मिलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा, यहाँ पे भी डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा। तो यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, ये बेंडिंग स्ट्रेस आपका टेंसाइल नेचर का होगा, और यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा। तो टेंसाइल नेचर होने के कारण यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे आगे में माइनस लग गया। ठीक है, या ऐसे भी आप मिनिमम निकालिएगा तो सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये सिग्मा मीन निकल गया। ठीक है, तो सिग्मा डी आपको ऑलरेडी पता है, सिग्मा डी आपको निकालना है तो पी बाई ए हो जाएगा, और सिग्मा मीन निकालना है तो आपको क्या हो जाएगा, सिग्मा मीन ये सिग्मा बी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सिग्मा बी निकालना है तो आपका हो जाएगा एम बाई जेड, है ना। तो इसको और अगर हम लोग आगे इंप्लीमेंट करके देखें तो देखिए, तो मैंने टोटल सिग्मा टोटल क्या निकाला था, सिग्मा टोटल आपके सामने निकाला गया था सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। तो सिग्मा डी कहने का मतलब पी बाई ए, और ये कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये कहने का मतलब हो गया आपका एम बाई जेड, है ना। तो ये हो गया आपका सिग्मा टोटल। तो इसी को अगर जनरल में लिखा जाए तो सिग्मा टोटल बराबर हम लोग पी बाई ए प्लस माइनस एम बाई जेड लिख सकते हैं। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो जब प्लस कंसीडर करिएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, और जब माइनस कंसीडर करिएगा तो मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी मिलेगा, और यहाँ पे मुझे सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी निकलेगा, है ना। और इसी के बेसिस पे सिग्मा डी और सिग्मा बी के बेसिस पे ही हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम को कंसीडर करेंगे, जिसका नाम है आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टॉस के लिए। तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे प्लॉट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ आपका सिग्मा डी एंड सिग्मा बी के बेसिस पे आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम प्लॉट होगा। तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो जब हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2-3 केसेस आएगा। जब ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, मतलब सिग्मा डी इज ग्रेटर देन सिग्मा बी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और जब ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तब आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा होगा। तो हम लोग एक एक करके उस पर बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स वगैरह जब आपका पूछता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी दे देता है, और वहाँ पे बोलता है कि आप दिए हुए क्वेश्चंस का या दिए हुए प्रॉब्लम्स का जो है आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी आप प्लॉट करिए। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम प्लॉट करने के लिए यही मेरा 2 फंडा है, एक मैक्सिमम वाला, एक मिनिमम वाला। इसी बेसिस पे हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को प्लॉट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।